हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। पीएससी से संबंधित करंट अफेयर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का सी सेट एग्ज़ाम होता है, पेपर नंबर 2 जो सी सेट का होता है, उसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 25 to 35 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं, जो आपके सी सेट को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आज हम लोग जो करेंगे, सी सेट के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ छत्तीसगढ़ी और हिंदी के क्वेश्चंस। तो उस सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न देखें, अनुभवी होना बर छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अनुभवी होना बर छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। अनुभवी होने के लिए छत्तीसगढ़ का कौन सा मुहावरा इसमें आपको लगेगा? तो देखते हैं, चूंदी करियाना, चूंदी झड़ना, चूंदी कटवाना या फिर चूंदी पकना। तो अब देखे होगे, अक्सर हम लोग कहते हैं कि अनुभवी होना मतलब बाल सफ़ेद हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो चूंदी पकना। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा, चूंदी पकना मतलब बाल सफ़ेद होना अनुभवी होना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी माँ बर्दी के मतलब क्या लिखा है? बर्दी। बर्दी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखिए इसका क्या मतलब होगा? वर्दी, मवेशी के झुंड, वर देने वाला या फिर बारदाना। तो बर्दी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो मवेशियों का झुंड। मवेशियों के झुंड को क्या बोला जाता है? उनके समूह को बोला जाता है बर्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? छत्तीसगढ़ी ढेरियाना के मतलब है। छत्तीसगढ़ी में ढेरियाना का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? ढेर करना, आलस करना, ढेले से मारना या ढेले निकालना। तो देखिए इसमें ढेरियाना मतलब होता है आलस करना। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि काम को ढेरिया रहे हैं, इसका मतलब है आलस करना। किसी भी चीज़ के लिए आलस करना छत्तीसगढ़ी में ढेरियाना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो गांठ शब्द के उत्पत्ति हुए है। गांठ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रंथि, गोष्ठी, गरिष्ठ या फिर गल्प से। तो गांठ अगर आप बोलोगे तो एक प्रकार का क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो ग्रंथि से हुई है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गांठ जो है वो किससे है? तो ग्रंथि से है। ग्रंथि आपका तत्सम शब्द है और गांठ क्या है? तो तद्भव शब्द है, हिंदी रूप में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी छिन शब्द के तत्सम है। छिन, छिन क्या है आपका? ये तो तद्भव रूप बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में जो छिन शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तत्सम अर्थात होता है संस्कृत का शब्द। क्या होता है? तो संस्कृत का जो शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो तत्सम शब्द बोलते हैं, तद्भव हिंदी हो जाता है। तो यहाँ पे छिन का मतलब देखिए, खिन्न, छिन्न, क्षीण या फिर क्षण। तो छिन मतलब होता है क्षण या पल बोला जाता है जिसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्षण हो जाएगा। छिन का मतलब छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना छिन भर, अर्थात क्या आपका क्षण भर के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो मंडप ले छत्तीसगढ़ी शब्द बनथे। मंडप ले छत्तीसगढ़ी शब्द बनथे। मंडप क्या है आपका? देखिए, तो मंडप आपका क्या है? हिंदी का शब्द है। शादी के समय जो मंडप गाड़ा जाता है, लगाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? मंडप बोला जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ी क्या है? तो देखिए, मड़ई, मंद, मड़िया। ठीक है, मड़िया या फिर आपका मड़वा। तो अब इसके अलावा अगर हम लोग बोले मंडप, तो छत्तीसगढ़ी में इसे मड़वा बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में मंडप बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट क्या? तो मड़वा इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी में इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी रूख शब्द के तत्सम है। रूख, छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? रूख है, उसका तत्सम रूप क्या होगा? शुद्ध रूप क्या होगा या संस्कृत का रूप क्या होगा? ठीक है, तो रूक्ष, वृक्ष, वृक या फिर शुष्क। तो अगर हम लोग बोले रूख मतलब होता है पेड़ या फिर वृक्ष, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वृक्ष होगा। छत्तीसगढ़ी में हम लोग पेड़ को या वृक्ष को रूख बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक पेड़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है।
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक जो आपके थे वो इनमें से कौन है? देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दा तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमको इसके आंसर में बहुत डाउट होता है, हम लोग ज़्यादातर इन दोनों में सोचते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन या गारसा दा तासी। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन का प्रथम लेखन कार्य किए थे या पहले जो लेखक थे वो कौन थे आपके? तो गारसा दा तासी थे। ये हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक अलग बात है कि देखिए ये जो गारसा दा तासी थे ये एक फ्रांस के आपके क्या थे? लेखक थे, बोल सकते हो फ्रांस से थे ये। और इन्होंने क्या लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में पहली बार लिखा था। इनकी एक बुक भी थी जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, तो पहली शुरुआत इन्होंने वहाँ पे की थी। गारसा दा तासी की जो बुक थी जिसमें इन्होंने हिंदी लेखन या साहित्य के बारे में लिखा था, तो हिंदी लेखन की जो पूरी प्रोसेस बोला जाए, इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लेखकों के नाम एवं साहित्यकारों के नाम लिखे थे। इसमें ऐसा हो रहा था कि देखिए जो पहले, जब आप बताइए अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो ए वाले पहले आएंगे, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इन्होंने जब लिखा, इसमें अपने लेखन कार्य को स्टार्ट किया, तो पहले हों या पुराने रहे हों या नवीनतम रहे हों या मध्य वाले, जितने भी लेखक थे उनको क्रम से लिखा अल्फ़ाबेट में, जिसके कारण इनके हिंदी साहित्य का लेखन शुद्ध रूप से नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा भी हुआ कि जो वर्तमान वाले हैं उनके नाम पहले आ गए अल्फ़ाबेट के आधार पर। तो इनके जो हिंदी साहित्य का लेखन है इसमें प्रथम श्रेय बिल्कुल माना जाता है, प्रथम लेखक थे, पर इन्हीं के लेखन की प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण रूप से या सर्वप्रथम सभी लोग इससे सहमत नहीं हुए थे। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रथम लेखक थे, ठीक है। इनके ही विभाजन या लेखन को हम लोग आज नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग अगर बोला जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में प्रथम तो इनका योगदान था, पर आज के डेट में जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके लेखन के बारे में काल विभाजन भी हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का, वो किसके आधार पर पढ़ते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर। हिंदी में भी आप लोग देखे होंगे काल विभाजन 4 प्रकार के होते हैं, आदिकाल होता है, भक्ति काल होता है, वीरगाथा काल होता है और आधुनिक काल होते हैं। ये इनके आधार पर पढ़ते हैं, ना कि आपका गारसा दा तासी के आधार पर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे, 2 बार लगभग पूछ चुका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा? ठीक है, आपके पास शब्द दिया हुआ है समाज, और समाज का विशेषण रूप पूछा है सामाज्य, सामाजिक, सामाजिक या फिर समाजीय। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि समाज का जो सही विशेषण रूप होगा वो सामाजिक होता है, ना कि सामाजिक। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सामाजिक होता है आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा समाज का सामाजिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो अगर हमको पहले तो ये समझ लीजिए कि वाच्य क्या होता है। आपने क्रिया पढ़ा होगा, ठीक है। क्रिया के रूप को जब हम परिवर्तित करते हैं, क्रिया के रूप में परिवर्तन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वाच्य बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में आपने सुना होगा तो वॉइस बोला जाता है, ठीक है। वर्ब के बाद आपका वर्ब का रूप में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम वॉइस बोलते हैं। तो क्रिया के रूप में परिवर्तन को वाच्य बोला जाता है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कर्तृ वाच्य, दूसरा होता है कर्म वाच्य और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया? मुझसे अब नहीं चला जाएगा। किस चीज पर हो रहा है? तो क्या नहीं किया जाएगा? तो अब मुझसे चला नहीं जाएगा। अर्थात कहने का क्या मतलब है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। क्रिया मुझसे नहीं होगी, मतलब मैं अब क्रिया नहीं कर सकती, मैं अब चल नहीं सकता, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। मैंने आपको बोला कि वाच्य क्या होते हैं, कि क्रिया के रूप के परिवर्तन को वाच्य बोलते हैं। 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य, दूसरा होता है भाववाच्य और तीसरा होता है कर्तृवाच्य। जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य कहलाता है, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य।
भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्रिया की प्रधानता है तो आपका भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है, तो कर्ता की प्रधानता होने की वजह से यहाँ पे कर्तृवाच्य बोला जाता है। और आप देख रहे हैं अब नहीं चला जाएगा, यानी कि भाव बोला जा रहा है तो ये क्रियावाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। तो इसका आंसर देखिए, सुख, अधीर, बधिर या फिर वाचाल। तो मूक मतलब होता है गूंगा, इसका जो विलोम होगा वो होगा वाचाल। वाचाल मतलब अत्यधिक बोलने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप, अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, अप्सरा आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पूछा गया है। अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा या फिर अवसरा। तो अप्सरा का जो होता है छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप वो क्या होता है, तो अप्सरा, अप्सरा होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स को ज़्यादातर छ के रूप में उच्चारण किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, अप्सरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो, कोनो सर्वनाम है। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा गया है। कोनो, जैसे बोल रहे हैं कोनो आते, कोई आ रहा है मतलब, तो देखते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो सर्वनाम क्या होता है, तो देखिए संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले को हम सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। इसमें आता है तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध कराने वाले या दोनों के बताने वाला पुरुषवाचक होता है। ठीक है, निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है। यहाँ पे आता है यह और वह। ठीक है, जहाँ भी निश्चित वाले की बात होगी वहाँ पे यह और वह आता है। ठीक है, संबंध में क्या आएगा, तो जो सो, जैसा वैसा। अनिश्चय में क्या आता है, तो कोई और कुछ होता है अनिश्चय में। ठीक है, कोई और क्या होता है, कुछ होता है। तो यहाँ पे इस शब्द को ध्यान रखें। और पूछा क्या गया है, छत्तीसगढ़ी में कोनो सर्वनाम। तो कोनो मतलब कोई, कोई आ रहा है या कोनो आते, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा हमारा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, विशेषण, सर्वनाम, वाच्य या फिर कारक। तो क्रिया के रूप में या क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या बोला जाता है, तो वाच्य बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। झुठर्रा आपके पास शब्द दिया हुआ है, वो कौन से विशेषण में आएगा? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण, या इसी को बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो झूठर्रा मतलब क्या, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना एक प्रकार का क्या है, उसकी गुण होगा, क्वालिटी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। देखिए विशेषण से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित हिंदी में पूरे हमारे जहाँ कोचिंग के चैनल है उसमें हिंदी का प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हो विशेषण, सर्वनाम के क्वेश्चंस और। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से द्वंद्व समास है। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या होता है, तो ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, और बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल सुना होगा, माता पिता। ठीक है, दोनों पद जिसमें प्रधान हो और बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह या समास चिन्ह। ये जो चिन्ह है इसे हम योजक चिन्ह या समास चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, त्रिलोक, बड़ा सुहारी, त्रिलोचन या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं आपको बोली कि दोनों पद प्रधान हो, तो यहाँ पे देखिए त्रिलोक मतलब 3 लोक, बड़ा सुहारी, बड़ा होता है आप लोग जानते हैं बड़ा, और सुहारी मतलब बड़ी वाली पूड़ी। ठीक है, त्रिलोचन 3 जिनके हैं आंख। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा और सुहारी दोनों ही द्वंद्व समास के उदाहरण है। बड़ा, इसमें बीच में अगर हम चाहें तो योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, आपके सी सेट के लिए, जो पीएससी में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।